नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के नोट्स के बारे में। तो आज जो है हम द कंसेप्ट ऑफ नेशन के बारे में बात करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं पहली बार जो है समझा रहा हूँ, तो मैं इसमें से आपको समझाऊँगा अगर आपको अच्छा लगे तो। राष्ट्र की अवधारणा जो सिलेबस में जो यूनिट 1 है और टॉपिक 2 है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि राष्ट्र की अवधारणा है क्या, कैसे है, उसके बारे में समझेंगे। तो यह राजनीतिक रूप से एक प्रभावी ढंग से संगठित क्षेत्र है, जिससे कि अपने क्षेत्र और जनसंख्या को मापना और अपने संसाधनों का अनुमान लगाना संभव हो पाता है। जैसे कि कोई भी देश होता है, उसकी जो टेरिटरी या फिर कोई बाउंड्री होती है, उसके अंदर का जो भी लोग होते हैं या फिर जो भी उनके पास संपदा होती है, उन सब का अनुमान लगाना एक राज्य के राजनीतिक रूप में प्रभावी ढंग से संगठित क्षेत्र होता है। यह एक स्वदेशी लोगों द्वारा बसाया गया और इसे संगठन को क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए निर्णय लेने की वाली संस्था यानी कि सरकार की मदद ली जाती है। यदि हम राजनीतिक संगठन को पर विचार करते हैं तो इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सुपर स्टेट, राज्य और स्थानीय सरकार। इसके बाद हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो एक राज्य में क्या-क्या लक्षण होने चाहिए, तो उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले इसमें स्पष्ट रूप से सीमाएँ होती हैं, जैसे कि बाउंड्री होती है। जैसे भारत की जो सीमाएँ हैं वो जो है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश से लगती है, तो वो एक निश्चित सीमा है जो एक अपने देश की पहचान करती है, यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, या फिर इंडिया की सीमा वहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद एक इसकी एक पूंजी या राजधानी होती है। इसकी एक पूंजी यानी कि इसके जो सिक्का होता है उसकी पहचान होती है और राजधानियाँ होती हैं। जैसे कि दिल्ली इंडिया की राजधानी है और पूंजी हमारे जो करेंसी है वो रुपया है। नीतियों को बनाने लागू करने के लिए व्यक्तियों का समूह होता है, जैसे कि सरकार नीतियाँ बनाती है और उसे लागू करने के लिए भी व्यक्तियों की संगठन होता है जैसे। और इसमें केंद्रीकृत संस्थागत कानून का कर पैटर्न होता है, कर पैटर्न भी होता है इसमें। इसकी एक सुव्यवस्थित सेना होती है। सेना जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी, एयर फोर्स, वो सारी सुव्यवस्थित सेनाएँ हैं जो किसी राज्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होती हैं। आधुनिक शिक्षा अपने निवासियों को प्रदान की जाती है और सबसे आधुनिक शिक्षा जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल एजुकेशन, जो आने वाली जैसे अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट की जो एजुकेशन है वो सब उनके जो एक राज्य के अंदर जो निवासी होते हैं उन सबको दी जाती है। यह संगठन के अन्य पहलुओं को भी प्रदर्शित करता है। संगठन के जो अन्य पहलू होते हैं उसको भी प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम अगर इसके इतिहास की बात करें तो इतिहास में मध्यम से राज्य की कैसे उत्पत्ति हुई या फिर कैसे उसका अस्तित्व में आया राज्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिस्र में इस अवधारणा का विकास हुआ। तो प्राचीन मिस्रियों के अधीन राज्य की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। राज्य की एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके आसपास के क्षेत्र में विचारों का प्रसार किया। जो मिस्रवासी थे उन्होंने इसके आसपास के क्षेत्रों में विचारों का प्रसार किया, जबकि फेनिशियन जो मिस्र के लोगों के साथ वाणिज्य यानी इकोनॉमिक संबंध रखते थे, इन विचारों को इंजीनियर्स के पास ले गए। उसके बाद की सभ्यता का उत्पादक गतिविधियों के लिए बाहर के शहरों के लिए बंदे और लोगों के उपयोग के साथ प्रेरित किया। मिस्रवासी थे जिन्होंने ही इन सब सारे शुरू में इस सभ्यता का विकास किया और उन्हें आगे बढ़ाया। शहरों के लोबंदी लोगों का उपयोग प्रेरित किया। उसके बाद ग्रीक रोमन सिटी, रोमन सिटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें एथेंस, स्पार्टा, फ्लोरेंस, जेनेवा, पीसा और जर्मन शहर राज्य शामिल थे। ग्रीक के शहर हैं जिनमें राज्य की जो अवधारणा है वो इसके जर्मन मिस्र के बाद उत्पन्न हुई। इसके बाद इन शहरों में सैन्य आर्थिक शक्ति का आनंद लिया। जो इस ग्रीक राज्य थे उनके अंदर शहरी राज्यों में ने सेना का और आर्थिक उनके पास धन संपदा बहुत ज़्यादा थी और सैन्य भी सेना संगठन का भी उन्होंने काम किया। उन्होंने दुश्मन से सुरक्षित महसूस किया। जब उन्होंने सेना इकट्ठी की आर्थिक शक्ति के बाद ही उन्होंने अपने दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। इन शहरी राज्यों ने विस्तार करने की कोशिश की। जो ये शहर थे इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये शहर राज्य प्रशासनिक संगठन की कमी के कारण भीतरी इलाकों को बनाए न रख सके।
इनके अंदर एक प्रशासनिक संगठन की कमी थी, जिसके कारण ये अपने आप को अपने आप को आगे तक बढ़ा नहीं पाए, जिसके बाद ये समूह समाप्त होने लगे। और इसके बाद सामूहिक सुरक्षा तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इन शहरी राज्यों द्वारा किए गए प्रयास सामान्य नहीं थे, क्योंकि आम शासन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। जो आम शासन था, यानी कि जो सरकार राजनीतिक तंत्र था, वो इनका इतना मजबूत नहीं था कि वो इतने अच्छे निर्णय ले सकें कि ताकि जो दूसरे समूह हैं या फिर उन पे अधिकार करने के लिए जो अपना इलाका बढ़ाना था, तो ऐसा बढ़ा नहीं पाए और इनका जो है ये खत्म हो गई। उसके बाद आता है रोमन साम्राज्य। ये आधुनिक अर्थों में पहला साम्राज्य था जिसमें उपनिवेश और विविध नस्लीय समूह शामिल थे। रोमन साम्राज्य जो था पहला आधुनिक आधुनिक अर्थों में पहला साम्राज्य था। आधुनिकरण के यानी कि उनके पास एडवांस कुछ विचार थे जिसकी वजह से उन्होंने उपनिवेश और विविध नस्लीय समूह शामिल थे। उपनिवेश स्थापित किए, यानी कि एक जगह पे अपने कुछ लोगों को बैठा देना और वो जो है उस समूह पे अपना अधिकार कर लेने थे, उसे उपनिवेश। और विविध जैसे इंडिया जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, वैसे ही वो भी अपने उपनिवेश, जो रोमन साम्राज्य था उन्होंने उपनिवेशिक सिस्टम अपनाया हुआ था। विविध नस्लीय यानी कि बहुत सारे नस्लीय समूह उसके अंदर शामिल हो गए थे। सड़कों के माध्यम से इसका व्यापक संचार नेटवर्क भी था। जो रोमन साम्राज्य था उन्होंने सड़कों के माध्यम से अपना जो नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। इसने राइन जो है वहाँ की जो राइन एक नदी है, और पश्चिमी और डेन्यू भी नदी है। इसके पूर्व में स्वायत्तता के प्रबंधन के संघीय एकात्मक प्रणाली। जो हम देखते हैं कि राज्य में जो रोमन साम्राज्य था उन्होंने संघीय एकात्मक प्रणाली के तत्वों को प्रदर्शन किया। यह 5वीं शताब्दी यह जो रोमन साम्राज्य था ये 5वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। उसके बाद इसका भी विघटन हो गया। उसके बाद आते हैं सामंतवाद। सामंतवाद ये है कि किसी जो जिसके सामंतवाद मध्यकालीन के दौरान भूमि संबंधों सामंती व्यवस्था के तहत नेतृत्व में व्यक्तिगत पहलू महत्वपूर्ण हो गए। सामंती व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसके अंदर एक राजा के बाद उसके पास जिसने अपनी खेती के तहत अपने आप को पावरफुल बनाया और अपनी सेना इकट्ठी की, और राजा को वो अपनी सेना देता था ताकि वो रक्षा कर सके दूसरे हमलों से। इसके बाद उसके पास ताकत होगी, जिसके बाद वो मजदूरों पे या फिर खेती करने वालों पे अपना अधिकार जमाने लगा था। उसके बाद भूमध्यकाल के दौरान भूमि संबंधों में सामंती व्यवस्था के तहत नेतृत्व में व्यक्तिगत पहलू महत्वपूर्ण हो गए। आबादी की निष्ठा जैसे की व्यवस्था केवल प्रमुख या बैरन के लिए थी। उसके बाद हम देखते हैं मध्य युग में राजवंश राजाओं के द्वारा आगे से आगे किए जाने वाला राजवंश कहलाता है। ये देवी अधिकार के नाम पर उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करते थे। ये जो कहते थे कि हमारा जो है अधिकार वो देवी अधिकार है, कि हम आप लोगों पे यानी कि जनता के ऊपर अधिकार करें, कि ये हमें लोगों ने देवताओं से मिला हुआ अधिकार है, के नाम पर वो लोगों का उत्पीड़न करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनसे कर वसूलते थे। ये ऐसे बहुत सारे काम करते थे जिससे कि आम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था। इन अनुष्ठानों में लोगों के सामान्य हितों और सीमाओं को मान्यता दी। जहाँ राजा और राज्य एक राष्ट्र के रूप में लोगों के साथ बांधने में सक्षम थे, वे आम या लोकप्रिय हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम थे। इसके बाद राष्ट्र राज्य की अवधारणा कि राष्ट्र राज्य क्या है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य के बीच राजनीतिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के हाथों में सत्ता खिसक गई। उसके बाद जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य राजनीतिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े लोगों के विशेष अधिकार प्राप्त हुए। जो बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको विशेष अधिकार प्राप्त हो गए और उनके हाथों में सत्ता चली गई। जैसे कि सामंतवाद का मैंने उदाहरण दिया था कि सामंतवादी लोग थे जो उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था, और उसके बाद वो राजा को यानी कि अपनी सेना राजा को देता था ताकि दूसरे देशों से जो दूसरे राज्य से या दूसरे देशों से जो हमला होता है उससे बचाव किया जा सके। उसके बाद उन्हीं के पास उनके हाथों में सत्ता आ गई थी। वो राजा को भी एक कठपुतली की तरह वो कर सकते थे।
इन क्रांतियों जैसे कि फ्रांस की क्रांति के अच्छे संचार और संगठन द्वारा काफी हद तक सुविधा प्रदान की गई, जिसमें नए विचारों के प्रभावी ढंग से फैलने में मदद की। ऊपर उसके बाद आती है सुपर स्टेट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्विध्रुवीय दुनिया के निर्माण के साथ एक वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ। ध्रुवीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां रह गई थी, जैसे कि यूएसए और रशिया। दो शक्तियां रह गई थी जो विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा परमाणु हथियार थे और आर्थिक कंडीशन से भी वो अच्छे थे। इसके बाद जब रशिया जब टूट गया तो उसके बाद सिर्फ एक ही महाशक्ति बची, जिसका ना जो जो यूएसए है। उसके लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो दो ही शक्तियां थी। इनके वैचारिक संघर्ष शुरू हुए, उनके बीच में विचार आपस में जो मतभेद थे उनके उसके बाद ही शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। इसमें राष्ट्र राज्य की बदली हुई प्राथमिकता और राष्ट्रता का पुनरुत्थान हुआ। राष्ट्र राज्यों की बदली हुई प्राथमिकताएं, उनकी जो प्राथमिकताएं थी उनका जो उसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गई थी। राष्ट्रीयता का पुनरुत्थान, राष्ट्रीयता यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्र भावना पैदा हो गई थी। इसके बाद हम राष्ट्र की बात करें तो एक राष्ट्र को एक विशिष्ट इतिहास और आम राजनीतिक संस्थानों द्वारा एक साथ बंधे क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो लोग एक विशेष क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग, क्योंकि जो राष्ट्र है वो लोगों के द्वारा ही बनता है। अगर जिस इलाके में या फिर जिस जगह पे लोग ना हो वो राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में एक संस्था का होना या फिर जो उसकी विशेषताएं मैंने पहले बताई थी वो उन विशेषताओं के बाद ही कोई राष्ट्र बनता है। उदाहरण के लिए देखें तो फ्रांस एक राष्ट्र है, जबकि भारत बनने में अधिक है। अगर उस टाइम की बात करें तो फ्रांस एक राष्ट्र है, जबकि भारत वैसे तो देखा जाए तो अब तो एक राष्ट्र ही है, लेकिन जब ये उपनिवेश था ब्रिटेन का तो उस टाइम इसे एक राष्ट्र नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसके अधीन था और ब्रिटेन की जो शक्ति थी वो ही इस पे काम करती थी। जैसे साइप्रस एक राज्य है, दो राष्ट्रों का उदाहरण है। अच्छा, और उसके बाद लेकिन राष्ट्रवाद तभी संभव है जब कुछ बाध्यकारी उद्देश्य एवं सामाजिक समूह का परिसीमन करें। परिसीमन मैंने उनकी सीमाएं निश्चित की जाए। राष्ट्रवादी तभी संभव है, राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद किसी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जब उसकी किसी देश की सीमाएं निश्चित की होगी हो। लेकिन अब अगर वो देश किसी दूसरे देश के अधीन है या फिर किसी दूसरे देश का उसके ऊपर अधिकार है, तो उस देश के लोगों के अंदर राष्ट्र भावना बहुत ही कम लेवल पे या फिर बहुत ही नामात्र के लिए ही उत्पन्न हो सकती है। सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं दबे कुचले होते हैं और उनको इतना सोचने या समझने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि उनको अपनी रोजी-रोटी के लिए ही इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो राष्ट्रवाद की भावनाएँ के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए किसी देश के अंदर लोगों के अंदर राष्ट्र भावना का उत्पन्न तभी हो सकती है जब उसकी सीमाएँ निश्चित होगी और उसके अंदर एक अपनी सरकार होगी या फिर अ, स्टैंडर्ड जो लोगों का जो जीवन की जो परिस्थितियाँ होगी वो अच्छी होगी, तभी उनके अंदर राष्ट्र भावना उत्पन्न हो सकती है। इन उद्देश्यों में से कुछ सामान्य वंश, भाषा और क्षेत्रीय भौगोलिक एकता के संदर्भ राजनीति इकाई, जैसे कि उस देश की भाषा, सामान्य वंश भाषा जैसे कि हमारे देश की जो है, कहने में तो हिंदी है लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमारे देश की भाषा कही जा सकती है। और क्षेत्र यानी कि उस देश की निश्चित सीमाएँ हों। भौगोलिक एकता मतलब लोगों के अंदर जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो अलग-अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन उनमें हमेशा भौगोलिक एकता जुड़ी रहती है। राजनीतिक इकाई जैसे सरकार राजनीतिक इकाई का होना ज़रूरी है। रीति-रिवाज, हर देश में कोई न कोई रीति-रिवाज होते हैं। परंपरा, धर्म, जातीय रिश्तेदारी की भावना, सामान्य ऐतिहासिक अनुभव और राजनीतिक विचार के फ्रेम, आर्थिक पारस्परिकता का सामान्य क्षेत्र और कई बार एक सामान्य दुश्मन का डर भी होता है। राष्ट्र का विकास कहते हैं वो कैसे होता है? अगर हम देखें तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के प्राचीन समाजों में राष्ट्र के तत्वों का पता लगाया जा सकता है। राष्ट्र का विकास दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इनमें जो है सबसे पहले राष्ट्र की तत्वों का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ तक कि शुरुआती होमो सेपियंस हमेशा एक समाज संगठन में रहना चाहते थे। होमो सेपियंस जो है वो बहुत एशियंट या फिर कह सकते हैं कि प्राचीन मनुष्य स्पीशीज थी जो लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो लोग भी जो थे वो इकट्ठे संगठन में रहना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर एक सामाजिक
समझ न होने के कारण ही वो लोग खत्म हो गए, या फिर दूसरे जो थे उन्होंने उन्हें खत्म कर दिया। और उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका में कलहरी। कलहरी जो है एक समुदाय है, जनजातीय समुदाय या फिर कबीले। ये लगभग 60 जनजातियों के कबीले हैं। अगर हम अफ्रीका के कलहरी की देख रहे हैं, 60 जनजातियों के कबीले थे जो एक क्षेत्र में सीमित थे, जो कि एक क्षेत्र में रहते थे, जिनका जीवन पानी के स्रोतों और जानवरों की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता था। जो पानी के स्रोत थे या फिर नदी, जैसे कि नदी होती थी, उनके आस-पास, या फिर जानवरों की हत्या, या फिर जानवरों को मारकर खाते थे, जो इन स्रोतों से पानी पीने आते थे। ये समूह एक बड़े समूह को समायोजित या बनाए नहीं रख सके। ये जो हैं कलहरी, जो 60 जनजातियों के कबीले थे, ये अपने आप को इकट्ठा या फिर बड़े समूह में समायोजित यानी इकट्ठे करके नहीं रख पाए, और ये अलग-अलग हो गए। उनके संगठन का एक अल्प विकसित रूप था, जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति, अल्प विकसित रूप था यानी कि जैसे आज हमारी पंचायत होती है, पंचायत छोटे लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत होती है, उनका एक मुखिया होता है, जो गाँव के सभी कार्यों को करने के लिए निर्णय लेता है। लेकिन उसके अलावा पंच भी होते हैं, जो उसे सलाह-मशवरा के बाद ही किसी काम को करने की अनुमति मिलती है। लेकिन इसके अंदर एक बुजुर्ग व्यक्तित्व था जो निर्णय लेता था, लेकिन उसे जो है करना है या नहीं करना, उसके लिए उनकी अच्छी संस्था नहीं थी, यानी कि संस्था के ना होने की वजह से भी समूह गतिविधियों पर निर्णय लेता था, लेकिन उसको अच्छी तरह से संगठित नहीं रख पाए, इसलिए वो अलग-अलग हो गए या फिर वो बिखर गए। हाटेटोस्ट, ये बुशमैन अपनी समृद्ध भूमि की विस्थापित थे, बेहतर संगठन और अधिक गतिहीन देहांती जीवन शैली के साथ। उनके पास अच्छी तरह से निर्मित झोपड़ियाँ थीं। ये जो समुदाय था, इसके पास अच्छी तरह से निर्मित झोपड़ियाँ थीं, युद्ध के साधन थे, उनके पास युद्ध के साधन भी थे, राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन के उच्च रूप आदि का आयोजन भी था। वास्तव में यूरोप में बहुत पहले कई अफ्रीकी राज्य एक संगठनात्मक के रूप में राष्ट्र के विकास के मामले में दुनिया के अधिकांश राज्यों में आगे थे। ये जो समुदाय था, इसमें राष्ट्र का विकास के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि इसमें युद्ध के साधन उन्होंने इकट्ठा किया कि अगर किसी से कोई दूसरा कबीला उनके ऊपर यानी कि हमला करे तो उससे कैसे बचा जा सकता है। राजनीतिक संगठन का भी उन्होंने निर्माण किया, और ये इसमें देखते हैं कि हम इसमें राज्य राष्ट्र का विकास के मामले में दुनिया अधिकांश राज्यों से आगे था। ये बाकी समुदाय से आगे था। दक्षिण अमेरिका एज़टेक भौगोलिक कारक मैक्सिको को जन्म देने के लिए जिम्मेदार थे। मैक्सिको की घाटी केंद्र में स्थित थी और कृषि और अन्य साधनों में समृद्ध थी। व्यापार, विजय और एक कर प्रणाली द्वारा इसका विस्तार हुआ। इस समुदाय में कर प्रणाली का विकास हुआ। समय के साथ यह कम हो गया और यूरोप के लोगों के पास गिर गया। इका सभ्यता, इंका सभ्यता है एक इका जो आदिमानव कह सकते हैं कि इनका एक कबीला है जो इनकस एज़टेक की तुलना में बेहतर संगठित थे। ये जो संगठन है, जो पीछे वाली जो बताया है, उनसे अच्छी तरह से संगठित, एकीकृत और स्थिर और कम सैन्यवादी थे। उनकी सभ्यता कुज्को के गढ़वाल मंदिर शहर के आसपास केंद्रित थी। रोमन साम्राज्य के बाद और राष्ट्र राज्यों के तहत उनके पास सड़कों की तरह संचार की एक उन्नत प्रणाली थी। और राज्य से जमीन पर सीमाओं को चिन्हित किया था। इका सभ्यता थी जिन्होंने सबसे पहले अपनी राज्य की जो सीमाएं थी उनको निर्धारित किया और अपनी सीमा को बनाया, ताकि दूसरे जो समुदाय हैं वो उनके कबीले पर अधिकार न कर सके। इसलिए देखा जाए तो इन्होंने ही सबसे पहले अपनी जमीनों पर सीमाओं का निर्धारण किया था। माया सभ्यता, मायाज के युकाटन और आसपास के क्षेत्रों में स्थित थे। युकाटन एक जगह का नाम है जिसके आसपास स्थित थे। उनके पास अच्छी तरह से विकसित कृषि, अगर हम मायाज जैसे इका में जो है उन्होंने अपनी राज्य की जमीन पर सीमाओं का निर्धारण किया, वैसे ही माया को देखें तो इन्होंने अच्छी विकसित कृषि और एक स्थिर सरकार और अच्छी तरह से विकसित विज्ञान की बात करें तो इस माया में ही देखा जा सकता है कि माया ने ही विज्ञान की बात की है, विकसित विज्ञान के विस्तार किया, कृषि और स्थिर सरकार की भी विकसित किया। बाद में आदिवासी राज्यों में टूट गए। बाद में इनका भी विखंडन या फिर टूट गए। राष्ट्र राज्य, अब हम राष्ट्र राज्य की बात करें तो एक राष्ट्र राज्य का अच्छी तरह से प्रवासी क्षेत्र के साथ एक राजनीतिक इकाई है, जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बसे हुए हैं जो अच्छी तरह से संगठित हैं।
राज्य में जो है सभी लोग संगठित रहते हैं, इसलिए वो राज्य कहलाता है। पर्याप्त शक्तियों के अधिकारी हैं और कुछ बाध्यकारी कारकों के आधार पर खुद को एक राष्ट्र मानते हैं, जो भावनात्मक हो सकते हैं, जो परिलक्षित होते हैं, कानून और शासन के अधीन रहते हैं। एक राज्य अधिक स्थायित्व और स्थिर दिखता है जब एक राष्ट्र के साथ निकटता से मेल खाता है। राज्य तब वह तंत्र है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय कल्याण की रक्षा की जाती है और उसकी पहचान को सुरक्षित किया जा सकता है। कल्याण की रक्षा की जाती है, जैसे कि किसी भी देश की सेना उस देश के राष्ट्रीय हित के लिए ही किसी दूसरे देश से युद्ध करती है। इसीलिए उस देश की को अपनी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए ही किसी देश को सेना की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखें तो वही है कि तंत्र जिसके माध्यम से राष्ट्र के कल्याण की रक्षा की जाती है और उसकी पहचान को सुरक्षित किया जाता है। एक आदर्श राष्ट्र राज्य में भाषा की समस्या लगभग अनुपस्थित है। भाषा की समस्या अनुपस्थित का मतलब है कि किसी देश में भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं होता और संस्थानों के प्रति निष्ठा सामान्य है और अल्पसंख्यक बहुत छोटे हैं। राष्ट्र राज्य के रायंडे लोगों के इच्छाओं, मूल्यों और आकांक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण में बाधाएं क्या-क्या हैं, क्या-क्या मुश्किलें आती हैं और उस पे हम देखते हैं। केंद्र पर भौतिक कारक देखें तो ये आकार और आदि के कारण परिवहन और संचार में कठिनाई के कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इक्वाडोर में आकार और इलाके प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में बाधा है। आदिवासीवाद देखें तो यह अवधारणा राष्ट्रवाद के विपरीत है। यह देशों के प्रति जनजाति के प्रति निष्ठा अधिक है। ऐसी स्थिति यह अवधारणा राष्ट्रवाद के विपरीत है। यह अवधारणा जो आदिवासी होते हैं उनको राष्ट्रवाद से ज़्यादा देखा जाए तो राष्ट्रवाद से कोई भी मतलब नहीं होता। राष्ट्रवाद के लिए किसी देश में उस देश के जो नागरिक होते हैं उनकी स्थिति या फिर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आदिवासी जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, उनको किसी देश के अंदर क्या चल रहा है उनसे कोई इतना खास मतलब नहीं होता, जिसके बाद वो उस देश अपनी ही उसमें रहते हैं। देश के प्रति जनजाति प्रति निष्ठा अधिक होती है, जनजातीय प्रति निष्ठा होती है। वो जनजातीय जो उनका समुदाय होता है, उसमें कबीला होता है, उस कबीले के प्रति ही निष्ठा होती है, ना कि देश के प्रति। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जनजातीय परंपराओं और संस्थाओं पर हमला किए बिना राष्ट्रीय हितों के प्रति जनजातीय निष्ठा को कैसे सुरक्षित किया जाए। आधुनिक परिस्थितियों ने कई बार अजीब स्थितियों को जन्म दिया है, जो केंद्र पारसिक प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। इससे साइप्रस के रूप में स्थितियां शामिल हैं, जहां आबादी दो क्षेत्रीय ग्रीस और तुर्की या उत्तर आयरलैंड के रूप में स्थानांतरित हो गई है, जहां आबादी धार्मिक रेखाओं के विभाजित है। लेकिन इन प्रवृत्तियों के बावजूद ऐसे उदाहरण हैं जहां विविधता सह-अस्तित्ववादी है। उदाहरण के लिए टीटो के तहत पूर्व यूगोस्लाविया में, स्विट्जरलैंड में एक संघीय सेटअप के तहत ब्राजील जैसे बहु-नस्लीय राष्ट्र में। और उसके बाद हम देखें तो उपराष्ट्र की भावना, कमजोर राष्ट्र पर एक मजबूत राष्ट्र द्वारा प्रभुत्व और अंतिम आत्मसात अक्सर बल द्वारा, जबकि कमजोर राष्ट्र एक अलग इकाई के रूप में अपनी पहचान रखता है, को उपराष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए फ्रेंच द्वारा ब्रिटेन का अवशोषण, अंग्रेजों द्वारा वेल्स का, जर्मनों द्वारा लुसाटियो स्लाव का, कैटलन के खिलाफ स्पेनिश अभियान और बाल्टिक के खिलाफ रूसी अभियान। कभी-कभी एक प्रमुख शक्ति के खिलाफ आम संघर्ष लोगों का एक राष्ट्र के स्वागत करता है, जो कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन और 19वीं शताब्दी के रूसियों के खिलाफ पोलिश संघर्ष का मामला था। तो दोस्तों ये था राष्ट्र की अवधारणा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा या फिर इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट पे या फिर मुझे चैट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।